हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका बोर्ड की एग्ज़ाम के एंगल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन में सेक्शन एफ में 11 मार्क्स का ये कंपलसरी सम पूछा जाता है। वैसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है वो अगर आपको स्टैंडर्ड 12 के अकाउंटेंसी के पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो इस चैप्टर को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में दिया गया है। तो जल्दी से उसको शुरू करते हैं। ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2। दोस्तों, यहाँ पे इनका प्रपोर्शन दिया है 3:2। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31 मार्च 2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। क्या करना है हमें? एनुअल अकाउंट्स यानी कि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हमको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और साथ ही में नीचे हमें 5 अलग अलग एडजस्टमेंट दिए गए हैं। अब दोस्तों, हमें एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का सम करना शुरू करेंगे तो एक बार हम ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, कौन से अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। जनरली फाइनल अकाउंट्स का सम होता है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट बनते हैं और फाइनली बैलेंस शीट बनता है। लेकिन आप अगर इस ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हमको ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस तो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने का होता है और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम डायरेक्टली शुरुआत करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शुरुआत करनी है सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाकी के अकाउंट्स फटाफट बना देंगे। यहाँ पे हमें बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखे हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। दोस्तों, काफ़ी बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, लेकिन अगर हम बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पूरा सेंटेंस लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हमें बनानी है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। यहाँ पे बैलेंस शीट में हम वर्ड यूज़ करेंगे एज ऑन। यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड ऑन नहीं होगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर दिन की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, 31 मार्च की बैलेंस शीट है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ से हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले हम यहाँ से कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया गया है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड देख सकते हो, क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ब्रह्मा और विष्णु। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2016, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखेंगे यहाँ पे ब्रह्मा का बैलेंस कितना है
55,000 और विष्णु का बैलेंस है 45,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रह्मा के कॉलम में क्रेडिट साइड 55,000 और विष्णु के कॉलम में लिखेंगे 45,000। ये हो गया हमारा पहला काम। अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ड्राइंग का डेटा दिया हुआ है। ब्रह्मा का ड्राइंग है 5,000 और विष्णु का ड्राइंग भी है 5,000। तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। ये पूरे साल का ड्राइंग है, इसलिए हम यहाँ पे इसको साल के आखिर का डेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, और दोनों का अमाउंट दिया हुआ है 5,000। तो उसको हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैपिटल और ड्राइंग्स का वैल्यू हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। अब जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करेंगे तो उसकी शुरुआत हमेशा हम पहले एडजस्टमेंट के सॉल्यूशन के साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस का सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है हमारा पहला एडजस्टमेंट क्या है। हमारा पहला एडजस्टमेंट प्रोवाइड्स डेप्रीसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर फिक्सचर्स। मशीनरी पे हमें 6% डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। तो हम मशीनरी हमारे लिए एसेट है, इसलिए हम सीधा आ जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में डेबिट साइड यहाँ पे दिया हुआ है, मशीनरी ब्रैकेट में लिखा है ऑफिस, और उसका अमाउंट हमें यहाँ पे दिया गया है 50,000 रुपीज़। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करूँगा 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। उसमें से मैं यहाँ पे माइनस करूँगा डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन है, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है 6%। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा 6%। और 50,000 का अगर हम 6% अमाउंट करेंगे तो उसका अमाउंट हो जाएगा 3,000, और बाकी जो उसका अमाउंट बचता है उसको हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 47,000। अब दोस्तों हमेशा एडजस्टमेंट के हमें 2 इफेक्ट देने हैं, तो एक इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। अब दूसरा इफेक्ट मुझे कहाँ पे देना है, साथ में यहाँ पे इसी एडजस्टमेंट में फर्नीचर का डेप्री भी प्रोवाइड किया गया है, तो हम दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर। अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्नीचर और फिक्सचर का अमाउंट कितना दिया गया है 5,000 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का अमाउंट दिया है 5,000। तो हम फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 5,000 और उसके ऊपर डेप्री चार्ज करना है 20%। तो डेप्री यहाँ से फिर से हम माइनस करेंगे 20%, और अगर हम 5,000 का 20% करेंगे तो उसका अमाउंट हो जाएगा 1,000। अब 5,000 में से 1,000 निकालेंगे तो यहाँ पे अमाउंट बचेगा 4,000, जो मैंने आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 डेप्रीसिएशन का एंट्री किया, एक मशीनरी का डेप्रीसिएशन, एक फर्नीचर का डेप्रीसिएशन। अब ये दोनों डेप्रीसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 डेप्रीसिएशन यहाँ पे हमने मशीनरी का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया था 3,000, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 3,000, और फर्नीचर का डेप्री हमने कैलकुलेट किया था 1,000, और दोनों को मिला के टोटल डेप्रीसिएशन हमारा हो गया 4,000, जिसको हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने रिकॉर्ड किया है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। हर एक एडजस्टमेंट की हमें 2-2 एंट्रीज करनी पड़ेगी। कुछ एडजस्टमेंट ऐसे भी होंगे जहाँ पे 2 से ज़्यादा एंट्रीज होगी, और एक आधा एडजस्टमेंट ऐसा भी आता है जहाँ पे एक ही एंट्री होगी। जो जैसे जैसे एडजस्टमेंट आते जाएंगे हम उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट। डेटर्स में से हमें बैड डेट के तौर पे ₹500 माइनस करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको डेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटर्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है। डेटर्स का अमाउंट है 40,000 रुपीज़। तो उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्नीचर के नीचे मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा डेटर्स 40,000, इनर कॉलम में हम लिखेंगे
अब बैड डेट का एंट्री करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे कि कहीं नीचे एडजस्टमेंट में डेटर से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ है, या फिर क्रेडिट सेल का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे, बाद में इसका एंट्री करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बैड डेट का एंट्री पहले दिया होता है, उसके बाद क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन दिया हुआ होता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर गलत होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम डेटर में से यहाँ पे बैड डेट माइनस करेंगे। और बैड डेट का अमाउंट दिया हुआ है 500 रुपीज़, तो यहाँ से मैं 500 माइनस करूँगा और आउटर कॉलम में हमारा अमाउंट हो जाएगा 39,500। तो यहाँ पे मैंने बैड डेट का अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। अब बैड डेट का दूसरा एंट्री, अब बैड डेट देखो, आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे एक बैड डेट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 1200, और दूसरा एडिशनल बैड डेट हो गया हमारा 500। ठीक है, तो हम दोनों बैड डेट को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगेन इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम बैड डेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस का है, इसलिए मैंने टी लिखा हुआ है ताकि हमें याद रहे कि ये ट्रायल बैलेंस का है, और उसमें ऐड करेंगे एडिशनल बैड डेट। और यहाँ पे एडिशनल बैड डेट था हमारा 500 रुपीज़, यानी टोटल बैड डेट हमारा हो गया 1700 रुपीज़। टोटल 1700 रुपये हमारा बैड डेट हो गया। तो ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ, जिसमें है एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। अब हमारे दो पार्टनर्स हैं ब्रह्मा और विष्णु, उनको हमें एनुअल सैलरी पे करना है। ब्रह्मा को देना है 5,000, विष्णु को देना है 4,000। अब जब भी पार्टनर्स के रिलेटेड कुछ भी पेमेंट आता है या रिसिप्ट आता है, तो उसका एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ पे एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यहाँ पे हमें क्योंकि पार्टनर्स को पेमेंट करना है और ये एक्सटेंडेड वर्जन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसलिए मैं यहाँ पे डेबिट साइड इसको लिखूंगा टू सैलरी। किसको सैलरी देना है, एक तो ब्रह्मा को सैलरी देना है और दूसरा विष्णु को सैलरी देना है। तो ब्रह्मा का सैलरी हो गया 5,000 एंड विष्णु का सैलरी हो गया 4,000, टोटल सैलरी बनेगा 9,000। तो दोनों पार्टनर्स को हमें टोटल सैलरी देना है 9,000। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, मैंने इसको यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब इसका दूसरा एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, और ये एंट्री हम करेंगे 31 मार्च के दिन, यानी डेट होगा 31 मार्च 2017। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वहाँ से एंट्री आया है, और ब्रैकेट में लिखेंगे किस चीज़ का अमाउंट है, सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री होगा 5,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आगे का एडजस्टमेंट देखते हैं। उसके बाद का जो एडजस्टमेंट है, 4th नंबर का एडजस्टमेंट, तो वहाँ पे क्या करना है हमें, कमीशन ₹500 इज़ रिसीवेबल। 500 रुपये कमीशन के रिसीवेबल हैं, मतलब मिलना बाकी है, रिसीवेबल का है मिलना बाकी है। ठीक है, तो अब कमीशन मिलना बाकी है मतलब कि हमारी इनकम हुई, और इनकम हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब देख लेंगे कि पुराना कमीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। कमीशन यहाँ पे आप देख सकते हो 2500 ऑलरेडी कमीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कमीशन, ऊपर 1-2 लाइन छोड़ देंगे, सीधा नहीं लिखेंगे ऊपर से, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो कमीशन का अमाउंट पुराना दिया हुआ है 2500, और उसमें नीचे प्लस करेंगे प्लस रिसीवेबल। तो रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़। तो टोटल आउटर कॉलम में हमारा कमीशन का अमाउंट हो जाएगा 3,000 रुपीज़। 2500 मिल चुका है,
500 मिलना बाकी है, यानी इस साल का कमीशन टोटल हमारा हुआ 3000 रुपीज़। अब ये जो रिसीवेबल कमीशन है ये हमारे लिए एसेट हो गया, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो फटाफट से हम आ जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड यहाँ पे, ठीक है। एसेट साइड हम उसको लिखेंगे, इनकम रिसीवेबल होगा तो हम उसको हमेशा एसेट साइड लिखेंगे। इनकम का नाम लिखेंगे, कौन सा इनकम है, कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल अमाउंट है उसका 500 रुपीज़। तो ये दो एंट्री हो गया। एक एंट्री हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये हमारा इनकम साइड है, उस साइड हमने उसको रिकॉर्ड किया। और दूसरा एंट्री हमने किया बैलेंस शीट के एसेट साइड, कमीशन रिसीवेबल 500 रुपीज़। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3000, सैलरी का 3000 रुपये चुकाना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सैलरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया, तो सबसे पहले हम पहुँच जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। अब हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे सैलरी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है 7500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी 7500, उसके नीचे प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जिसका अमाउंट दिया है 3000, यानी टोटल सैलरी का वैल्यू हो जाएगा 10500। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, ये हो गया हमारा पेएबल सैलरी, मतलब हमारा लायबिलिटी, सैलरी चुकाना बाकी है, चुकाना था लेकिन अभी तक हमने चुकाया नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अवर लायबिलिटी, राइट। तो हम उसको लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो हम बैलेंस शीट में फिर से पहुंच जाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ हम यहाँ पे उसको लिख देंगे कहीं पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी उसका अमाउंट है 3000 रुपीज़। ऊपर की तरफ मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ हम कैपिटल वगैरह का अमाउंट लिखेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा स्पेस ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। फिर नीचे से यहाँ पे जो भी बाकी की एंट्रीज हैं वो यहाँ से करना शुरू करेंगे। अब दोस्तों इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो जनरली जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें एडजस्टमेंट के बाद ट्रायल बैलेंस में कुछ हिडन एडजस्टमेंट दिए होते हैं। तो एक बार हमें देख लेना है कि कोई हिडन एडजस्टमेंट दिए हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हिडन एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम डेबिट बैलेंसेज में देखेंगे तो आपको एक टॉपिक दिखेगा लीज होल्ड बिल्डिंग का। जब भी लीज होल्ड बिल्डिंग दिखता है मतलब यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट होगा ही, क्योंकि ब्रैकेट में आपको डेट दिया है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग हमने कब लिया, 1 अप्रैल 2016 को लिया। कितने साल के लिए लिया, 10 ईयर्स के लिए। यहाँ पे आपको पीरियड दिया हुआ है 10 ईयर्स, आप देख सकते हो, राइट। और उसका अमाउंट है 60,000, लेकिन ये 60,000 अमाउंट है वो कितने साल का है, 10 साल का है। हमें तो सिर्फ 1 साल का ही हिसाब करना है, 10 साल का हिसाब करने हम नहीं बैठे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ठीक है। अगेन जैसे एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, इसका भी हम 2 एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लीज होल्ड बिल्डिंग जिसका अमाउंट है 60,000। अब इसका पीरियड दिया हुआ है हमें 10 ईयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 ईयर्स का पीरियड है। तो मैं इसमें से अमाउंट अमोर्टाइज करूँगा, यानी कि राइट ऑफ करेंगे। हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। कितना, तो हम 60,000 को डिवाइड बाय 10 करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 6000। 60,000 में से 6000 हम अमोर्टाइज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो आउटर कॉलम में अमाउंट बचेगा 54,000। ये अमाउंट हम आउटर कॉलम में रखेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने राइट ऑफ किया 6000, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका दूसरा एंट्री भी होगा। दूसरा एंट्री कहाँ होगा, जैसे हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे P&L अकाउंट के डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है इसलिए मैं यहाँ पे उसको लिखूंगा टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ और अमोर्टाइज, कुछ भी लिख सकते हैं हम, और उसका अमाउंट हो जाएगा 6000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे 6000 अमोर्टाइज कर लिए, यानी 1 साल का अमाउंट मैंने उसमें से डिडक्ट कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से एट द एंड ऑफ 10th ईयर ये लीज होल्ड बिल्डिंग का अमाउंट हो जाएगा 0।
लेकिन फिलहाल तो फर्स्ट ईयर ही है, इसलिए हमें 6000 यहाँ पे राइट ऑफ करना है, 54,000 कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, एक और हिडन एडजस्टमेंट लगभग हर एक सम में आपको मिलेगा, वो होगा लोन ऑफ पार्टनर। यहाँ पे ब्रह्मा एक पार्टनर है और यहाँ पे आप देख सकते हो लोन ऑफ ब्रह्मा आपको दिया हुआ है, जिसका अमाउंट है 50,000 और ब्रैकेट में आपको डेट दिया हुआ है 1 जुलाई 2016, यानी 1 जुलाई 2016 को ब्रह्मा नाम का जो पार्टनर है उससे हमने 50,000 का लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो लोन का तो एकदम सिंपल से हम एंट्री करेंगे, लोन है मतलब लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगे हम लायबिलिटी साइड और यहाँ पे हम लिखेंगे लोन ऑफ ब्रह्मा, लोन ऑफ ब्रह्मा, जिसका अमाउंट सीधा हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 50,000। तो अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने सीधा सा एंट्री कर दिया, हिडन एडजस्टमेंट कहाँ से आया? हिडन एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, हिडन एडजस्टमेंट इसके इंटरेस्ट में है, क्योंकि अगर हमने लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कहीं पे इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, मतलब इंटरेस्ट चुकाना बाकी है। हमने लोन तो ले लिया लेकिन उसका इंटरेस्ट चुकाना बाकी है, तो हम यहाँ पे उसके एग्जैक्टली नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट देना है? तो देखो लोन का अमाउंट है 50,000। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि क्या आगे परसेंटेज दिया हुआ है, कितने परसेंटेज का लोन है। अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसके हिसाब से काउंट करेंगे, अगर परसेंटेज नहीं दिया तो पार्टनर का लोन है और परसेंटेज नहीं दिया तो उसके लिए फिक्स है 6% इंटरेस्ट पर एनम हमें चुकाना है। In absence of any information regarding the interest on the loan given by the partner to the firm, 6% interest per annum would be charged on that loan. उस लोन पे 6% इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, तो यहाँ पे हम 6% इंटरेस्ट करेंगे। अब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ। अब देखो लोन का डेट हमें दिया हुआ है 1 जुलाई 2016, राइट, मतलब हमें कैलकुलेट करना है जुलाई से। तो चलो शुरू करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जुलाई से मार्च तक हो गए 9 मंथ। तो यहाँ पे हमें लिखना है 9 और टोटल ईयर में होते हैं 12 मंथ, इसलिए हम करेंगे डिवाइड बाय 12। तो किस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 50,000 इंटू 6%, क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया तो हमें हमेशा 6% लेना है। अगर परसेंटेज दिया है तो उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं है तो वी हैव टू कंसीडर 6% इंटू 9 मंथ जो जुलाई से मार्च तक, और डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, इसलिए हमेशा अगर 6 मंथ होता तो हम 6/12 करते, 3 मंथ होता तो हम 3/12 करते, 9 मंथ है इसलिए हम 9/12 करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, किस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, तो ये 3,000 हो गया पूरे साल का इंटरेस्ट। हमें पूरे साल के इंटरेस्ट का काम नहीं है, हमें तो 9 मंथ का है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, और जैसे ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 2,250। तो हम यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 2,250, ठीक है, 2250 रुपये, राइट। तो ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट। अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए दूसरा एंट्री भी होगा। कहाँ पे होगा? इंटरेस्ट चुकाना बाकी है, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो हम उसको लिखेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसका अमाउंट है 2,250 रुपीज़, राइट। तो इंटरेस्ट का ये जो दोनों हिडन एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, उनका एंट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ का एंट्री करना है। तो सबसे पहले ड्राइंग ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया, लीज होल्ड बिल्डिंग को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, मशीनरी भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे P&L अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करूँगा डिस्काउंट अलाउड, जिसका अमाउंट दिया गया है 350 रुपीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेटर्स तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया,
कैरेज आउटवर्ड, अगेन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो मैं उसको फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, कैरेज आउटवर्ड 1200 रुपीज़, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, P&L में डेबिट साइड, ज़्यादातर एक्सपेंसेस यहीं पे डेबिट होते हैं, ठीक है। फर्नीचर फिक्सचर ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, सैलरी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, बैड डेट अगेन वी हैव रिकॉर्डेड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट फॉर अस, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, एसेट है, कितना है 20,000, तो हम सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम पहुंच गए सीधा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कौन सी साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बिल्स रिसीवेबल, जिसका अमाउंट है 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ठीक है। नाम भले ही ट्रेडिंग एक्सपेंस है, काफ़ी स्टूडेंट्स ट्रेडिंग एक्सपेंस देख के उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ट्रेडिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, P&L अकाउंट में, कौन सी साइड, डेबिट साइड, तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लिखेंगे टू ट्रेडिंग एक्सपेंस, और यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे 5,900 रुपीज़, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंस का भी एंट्री हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं कैश बैलेंस, तो हमारा कैश बैलेंस कितना है, 6,000 रुपीज़, कैश बैलेंस हमारे लिए एसेट होगा, क्या होगा हमारे लिए, एसेट हो जाएगा, तो हम सीधा पहुंच जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बैलेंस, जिसका अमाउंट है 6,000 रुपीज़, और कैश बैलेंस के नीचे हमें दिया हुआ है स्टॉक, तो यहाँ पे हम नीचे रिकॉर्ड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्यों मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है यहाँ पे, क्योंकि डेट दिया हुआ है 31 मार्च का है, 31 मार्च इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है, जिसका अमाउंट है 73,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, अगेन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज़ याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही एंट्री होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, तो उसका दो एंट्री होगा, एक एंट्री होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, और दूसरा एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो है ही नहीं, मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और एसेट साइड, ये एसेट साइड मतलब बैलेंस शीट का डेबिट साइड, लायबिलिटी साइड मतलब बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड, ये याद रखेंगे हम, बैलेंस शीट में उल्टा होता है सिस्टम थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा डेबिट बैलेंसेस सारे ख़त्म हो गए। अब क्रेडिट बैलेंसेस की बात करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस में हमने ऑलरेडी कैपिटल का अमाउंट लिख दिया है, लोन का अमाउंट लिख दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 रुपीज़, तो डिस्काउंट रिसीव इज़ एन इनकम फॉर अस, तो हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जैसे हमने आगे डिस्कस किया ये हमारा इनकम साइड है, क्रेडिट साइड इज़ अवर इनकम साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट रिसीव किया है हमने, 400 रुपीज़, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा 400 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड हमने बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 25,000 रुपीज़, राइट। आगे बढ़ते हैं, कमीशन ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, बिल्स पेएबल, अगेन बिल्स पेएबल इज एन लायबिलिटी फॉर अस, तो मैं फिर से उसको लायबिलिटी साइड ही रिकॉर्ड करूँगा, बिल्स पेएबल 5,000 रुपीज़, ठीक है। और अब लास्ट में दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस सॉरी ट्रायल, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो अमाउंट दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ये किस चीज़ का अमाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है, और अमाउंट कितना है 97,250, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज हम यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप P&L अकाउंट से एक एक अकाउंट को क्लोज करना शुरू करेंगे।
अब हमें देखना है कि पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट आ गया 97,000 का, मतलब ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 97,250 प्लस 3,000 प्लस 400, यानी यहाँ पे हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 100,650। तो हम सबसे पहले उसको क्रेडिट साइड पे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। टोटल करते वक्त हमें ध्यान रखना है ऊपर एक लाइन करना है, नीचे 2 लाइन करना है, ताकि टोटल का ये सिंबल है अकाउंट्स के अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, अब हम यहाँ से अमाउंट डिडक्ट करना शुरू करते हैं। राइट, डिफरेंस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले 1700 माइनस करेंगे, 1700 माइनस 4000 माइनस 6000 माइनस 2250 माइनस 350 माइनस 1200 माइनस 5900 माइनस 10,500। तो अमाउंट यहाँ पे बचेगा 68,750। इतना अमाउंट ऑफ डिफरेंस आएगा 68750। तो मैं इसको यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड करूँगा। जो डिफरेंस का अमाउंट है ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट। ये हमें क्या मिल गया? नेट प्रॉफिट 68,750। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे डेबिट हुआ, उसका मतलब हमारा जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया हुआ है उसके हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे यहाँ पे। बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे किसका अमाउंट है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 68,750। अब हमें फिर से इसका टोटल करना है। ऑब्वियसली ये क्रेडिट का टोटल ही ज़्यादा है, तो हम इसके क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे लिख देंगे 68,750। ये टोटल हम डेबिट साइड लिखेंगे 68,750। अब डेबिट साइड हमें क्या करना है? तो ये जो अमाउंट है हमारा 68,750, उसमें से 9,000 माइनस करना है, माइनस 9,000 करेंगे तो बचेगा कितना? 59,750। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 59,750। ये क्या मिला हमें? ये मिला हमें डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। कौन है दो पार्टनर हमारे? एक है ब्रह्मा और एक है विष्णु। तो ये दो पार्टनर्स के बीच में हम इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। अब प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसके लिए क्वेश्चन में शुरुआत में ही यहाँ पे आपको रेशियो दिया होगा। जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2। यानी हमें इनको प्रॉफिट शेयर करना है कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो हम 59,750 को 3:2 में कैसे डिवाइड करेंगे? तो ब्रह्मा का शेयर है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और डिवाइड बाय टोटल शेयर है 3 + 2 5, यानी डिवाइड करेंगे 5 से। तो ब्रह्मा को मिलेगा 35,850। फिर से मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, पहले अमाउंट लिख देते हैं 35,850। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होती है। टोटल अमाउंट हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें? 59,750। यहाँ पे 59,750 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अमाउंट आएगा 35,850। 3 कहाँ से आया? तो ब्रह्मा का शेयर था 3, और 5 कहाँ से आया? तो टोटल शेयर है 5। 3 + 2 कितना होता है? 5। राइट। और सिमिलरली विष्णु के लिए कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो क्या करना है? 59,750 माइनस 35,850, उसका शेयर निकाल देंगे। ब्रह्मा का शेयर उसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो बचेगा कितना? विष्णु का शेयर ही होगा ऑब्वियसली 23,900। अब जो हमने यहाँ पे डेबिट किया है, यानी कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट एंट्री, वो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट एंट्री। तो फिर से हम यहाँ पे डेट डालेंगे 31 मार्च 2017 बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस चीज़ का अमाउंट मिला हमें? डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। कितना अमाउंट है? तो यहाँ पे अमाउंट है 35,850 और दूसरा अमाउंट कितना है? 23,900। ओके, अब हम इस अकाउंट को भी
क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मा का टोटल करेंगे, तो ब्रह्मा के टोटल में अगर हम देखेंगे तो 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35850, यानी टोटल अमाउंट हो जाएगा 95850। ब्रह्मा के कॉलम का टोटल अमाउंट हो जाएगा 95850। उसको हम डेबिट साइड रखेंगे 95850। उसमें से 5,000 हम माइनस करेंगे, ऊपर ये जो ड्राइंग का अमाउंट था उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 90850। सेम वे हम विष्णु का टोटल करेंगे 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900, यानी विष्णु का टोटल हो जाएगा 72900। ये टोटल हम डेबिट साइड रखेंगे और उसमें से हम 5,000 माइनस करेंगे, यानी हो जाएगा 67900। ठीक है, और यहाँ पे हम साल के आखिर का डेट लगा देंगे 31 मार्च 2017 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस जाएगा सीधा कहाँ पे, बैलेंस शीट में। दिस विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये हो गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हम आ जाएंगे बैलेंस शीट में। इसको कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में कैपिटल को हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल ब्रह्मा और विष्णु। तो ब्रह्मा का कैपिटल कितना था 90850 और विष्णु का कैपिटल कितना है 67900। दोनों को टोटल कर देंगे। दोनों का टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,58,750। ये हो गया दोनों का टोटल कैपिटल। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, फिर एसेट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में पहले हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले अमाउंट है 1,58,750 प्लस 25,000 प्लस 3,000 प्लस 50,000 प्लस 2250 प्लस 5,000, यानी हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,44,000। अब सेम यही अमाउंट हमें अगर एसेट साइड मिलता है तो हम सही है, और एसेट साइड का टोटल अगर हमारा इतना नहीं होता, मतलब हमारा कहीं पे मिस्टेक है। ठीक है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि एसेट साइड का टोटल अमाउंट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, तो एसेट साइड हमें सबसे पहले कौन सा अमाउंट है 47,000 है हमारे पास, प्लस 4,000 प्लस 39,500 प्लस 500 प्लस 54,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 73,000। तो हमारा एसेट साइड का टोटल भी हमें मिल गया 2,44,000। इसका मतलब ये है कि हमारा सम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही होगा। ज़्यादातर ये अगर सारे कैलकुलेशन सही होंगे तो ही आपका बैलेंस शीट टैली होगा। काफ़ी बार कोई ऐसी मिस्टेक्स भी होती है कि मिस्टेक होने के बावजूद भी बैलेंस शीट टैली होता है, लेकिन यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो, पीछे आपका आंसर दिया होगा बुक के पीछे, तो वहाँ पे भी आपको टोटल इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये सम आप सबको समझ में आया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस सम के रिलेटेड, इस क्वेश्चन के रिलेटेड या अकाउंटेंसी के किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।